हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट मैंने होमवर्क दिया था और होमवर्क मुझे सिर्फ दो बच्चों ने सेंड किया है। उसके अलावा मुझे किसी ने होमवर्क नहीं सेंड किया। है, होमवर्क कर लिया करो, ये वाला काम नहीं करना। काम देता हूँ, काम बड़ा ज़रूरी है, स्किप ना किया करें। अच्छा खैर, क्या कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल आपने नहीं किया होमवर्क। जिन्होंने किया है वो मुझे आंसर बता दें भाई, क्या क्या आंसर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या निकला था? वो तो ठीक है, कंफ्यूजन एक अलग चीज़ है बेटा। कंफ्यूजन तो हो जाती है। मैंने आपको यही कहा था कि आप बेशक गलत करें, आप बेशक सही करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, आप बेशक गलत करके भेजें, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन होमवर्क काइंडली किया करें। बस मेरा ये है कि होमवर्क करना है, दैट्स इट। अच्छा, आंसर था 13 का 7115। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या निकला? बिल्कुल ठीक है, 20। फिक्स कॉस्ट कितनी आई? फिक्स कॉस्ट आई 2,50,000। बिल्कुल ठीक है। और फिर जो जुलाई का एस्टिमेट है वो कितना आया? 3,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी आई? 3,10,000। वेरी गुड। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। 15 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 4 आई। ठीक है। अच्छा, इसकी आ गई 4। मंथली फिक्स कॉस्ट 1 लाख। बिल्कुल ठीक है। और 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,20,000। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ये जवाब भी हमारे सारे दुरुस्त हैं। गुड। अगर स्टिल किसी का जवाब नहीं आया हो, खासतौर पे जो बच्चे लाइव नहीं आते हैं और सिर्फ रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, वो फिर मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाएं। 19 भी होमवर्क में दिया था मैंने। इसमें आपने निकालनी थी टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी फॉर 3,000 यूनिट्स, लेकिन इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे। वैसे तो उसने टोटल कॉस्ट मांगी है, लेकिन मैं फिलहाल स्टेप बाय स्टेप इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप सबकी कौन से स्टेप में गलती हुई है, अगर हुई है तो। ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमने क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है? 9.4। बिल्कुल ठीक है, 9.4 आ गई। फिक्स कॉस्ट कितनी आई है? फिक्स कॉस्ट आई है 3,000। वेरी गुड। और जो है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 31,200। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट वर्क। सवाल नंबर 20 पर आ जाएं। सवाल नंबर 20 का भी सीधा स्टेप बाय स्टेप मुझे फिलहाल बताइएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कितनी कैलकुलेट की? कोई बात नहीं, किसी ने किया है आप में से? ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है 10। ओके,
फिक्स कॉस्ट कितनी आई है? फिक्स कॉस्ट आई है 5000। ओके। और टोटल कॉस्ट कितनी आई है? वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है ये जवाब। क्वेश्चन नंबर 21। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है? 8। फिक्स कॉस्ट कितनी आई है? 5600। ओके। गुड। टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 9600। जिन बच्चों के ये जवाब हैं वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। गुड। वेरी गुड। और जिन लोगों ने होमवर्क अभी तक नहीं किया, अभी से सुस्ती डाल रहे हो तुम लोग, काइंडली प्लीज पाइल अप ना कीजिए चीजों को। ये रिक्वेस्ट है मेरी। अब जाहिर सी बात है कि जितना पाइल अप करोगे उतनी बाद में मुश्किलें आएंगी। खैर, पहले तो क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे हैं जिनको सवाल समझ नहीं आया, तो मैं फिर ये अभी करवाने लगा हूँ। पिछला सवाल तो माशाल्लाह सबने कर लिया था, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। 3 पॉइंट दिए थे उसने मुझे। कौन कौन से? 4000। ठीक है। 4000 यूनिट्स की बात की थी उसने। और किसकी बात की थी? 5000 यूनिट्स की बात की थी उसने। और उसने 7500 यूनिट्स की बात की थी। ठीक है। अच्छा। अब इसके अंदर हमने कहा कि भाई हमारा जो चेंज आ रहा है वो 5500 यूनिट्स के बाद से आ रहा है। ऐसे ही है। उससे पहले मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 100% है। उसके बाद जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो 110% है। अब मुझे यहाँ पे दो एक्टिविटी लेवल लेने थे, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। लेकिन मुझे दो एक्टिविटी लेवल उठाने थे ऐसे जिसमें सेम फिक्स कॉस्ट हो और सेम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो। तो फिर हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल मेरे लिए बनता था 5000 यूनिट्स, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल बनता था 4000 यूनिट्स। 7500 को मैं कंसीडर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरी एक्टिविटी लेवल मेरे पास मौजूद है ही नहीं जिसका फिक्स कॉस्ट सेम हो। तो इसलिए मैं उसको एज अ हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल चूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कल बात की थी कि हमने वो एक्टिविटी लेवल चूज करना है जिसमें फिक्स कॉस्ट इन टोटल और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों सेम होने चाहिए। तो इसलिए ये आ गया। अब हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी थी? 40,600। डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 5000 एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 4000। तो यहां से कितना आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 9.4 पर यूनिट। और इसी की मदद से हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेते। हमने कहा जी टोटल कॉस्ट 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 5000 मल्टीप्लाई बाय 9.4। तो यहां से हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 3000। अब इसकी मदद से मैंने इक्वेशन बना ली। इक्वेशन के आगे मेरे पास 9.4x प्लस 3000। तो 9.4 इंटू 3000, 3000 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी ना, प्लस 3000। तो जवाब आ जाना था 31,200। तो जहां जहां आप लोगों की गलतियां हुई हैं वो आप अपनी गलतियां चेक कर सकते हैं। ठीक होगी बात। ये तो था क्वेश्चन नंबर 19। फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर।
क्वेश्चन 19 में किसी को कोई मसला स्टिल? अब ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा तेजी में करता हुआ लेके जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल किसी को सवाल है तो मुझे बता दें। क्लियर? हम्म। अमर बेटा, आपने होमवर्क नहीं किया था? गलत बात है, करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। जी बेटा, इंक्रीज वाला पॉइंट तो था इसमें, लेकिन हमने जो इक्वेशन निकाली थी कौन सी, y इज इक्वल टू 9.4 प्लस एक्स प्लस 3000, ये किन यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल था? ये उन यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल था जो कि हमारे पास क्या थे, 5500 यूनिट्स से नीचे थे। बिलो 5500 यूनिट्स के लिए ये इक्वेशन थी, ऐसे ही है। बिलो 5500 यूनिट्स के लिए ये इक्वेशन होनी थी, क्योंकि इसमें जो दो एक्टिविटी लेवल उठाए थे वो 5500 से कम वाले थे। तो जब 5500 से कम वाले थे, तो मुझे भी तो 3000 की कैलकुलेशन करनी थी। तो अगर तो वो मुझसे मांगता किसी ऐसे यूनिट्स की कॉस्ट जो 5500 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 6000 यूनिट्स की कॉस्ट मांग लेता मेरे से, फिर मुझे दूसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ती ना। अनस भाई, इस चीज को ना हम जो है क्लास के अगर एंड पे डिस्कस कर लें, तो ये सवाल मैंने आपका पेंडिंग रखा, ठीक है, और इसको हम इंशाल्लाह क्लास के आखिर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी मैं चाह रहा हूँ सर, सिलेबस हमारा एक कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो उसको हम चलाते रहें। 5 मिनट पहले आपने मुझे याद कराना है, फिर हम इस सवाल के ऊपर आएंगे और इसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम है भाई? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, चलो, गुड हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखना था कि भाई 5500 यूनिट से कम क्या था, तो मुझे दूसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर जरूरत पड़ती तो मैं जरूर करता, वो इक्वेशन बनाता, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 20। 20 में हमें तीन एक्टिविटी लेवल दिए हुए थे, कौन कौन से? 200, 300 और 400। हमने कहा ठीक है, 200, 300 और 400। इसमें उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो गिर रही है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेरिएबल कॉस्ट भी कब चेंज हो रही है? 350 यूनिट्स के बाद। हमने कहा ठीक है, तो 350 यूनिट्स के बाद हमारा चेंज आ रहा है, ठीक है। ये मेरा कह लो कि ब्रेकअप पॉइंट है। इससे पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट 100% थी, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से रिड्यूस होगी, तो इसका मतलब बाद में 90% रह गई। अब मुझे दो एक्टिविटी लेवल उठाने थे हाइलो मेथड अप्लाई करने के लिए। एक उठाना था हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, और एक उठाना था लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। अब हाईएस्ट कौन सा उठेगा? इधर 300। 400 को नहीं उठाएंगे, 400 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ सपोर्ट करने के लिए दूसरा एक्टिविटी लेवल मेरे पास मौजूद नहीं है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 90% ही हो। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही थी यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है, तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हो गया 300, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल हो गया 200। अब यहां से मैंने क्या लगा दी, वो फार्मूला लगा दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। वो क्या था? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कॉस्ट। अब हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल थी 300, 300 की कॉस्ट कितनी है? 8000। तो 8000 माइनस 7000 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200, तो ये कितना आ गया? 10 पर यूनिट। ठीक होगी बात। फिर हमने कहा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या था?
टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमने इन दोनों में से कोई एक उठानी थी, हमने कहा चलो 8,000 उठा लेते हैं। तो 8,000 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 5,000। अब यहां से एक इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 10x प्लस 5,000। लेकिन ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन यूज होगी बिलो 350 यूनिट्स के लिए। अगर 350 यूनिट से कम होंगे तो इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, तो मुझे कितने यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी थी? मुझे तो कैलकुलेशन करनी थी 500 यूनिट्स की। इसका मतलब है मुझे ये वाली इक्वेशन तो कारामद है ही नहीं, क्योंकि ये तो 350 यूनिट्स या उससे कम यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है। मुझे जिससे ज़्यादा यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है, तो लिहाजा मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा था इसके अंदर, कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिक्स कॉस्ट तो वही 5,000 रहेगी। फिक्स कॉस्ट को मैंने 5,000 ही रहने दिया। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरी क्या हो गई है? वो मेरी चेंज हो गई। पहले 100% थी, अब 90% रह जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर मुझे फाइंड करनी है, तो अभी कितनी थी? 10 डिवाइडेड बाय, हम डिवाइड इसे किससे कर देंगे? इसकी परसेंटेज कितनी थी? 100%। और 350 यूनिट्स के बाद परसेंटेज क्या है? 90%। तो कितनी आ जाएगी? 9 पर यूनिट। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई? 9x। तो ये वो इक्वेशन है जो कब इस्तेमाल होगी? आफ्टर 350 यूनिट्स। तो हमें तो यही चाहिए, हमारे लिए यही एप्लीकेबल है। तो इसी फॉर्मूले में जाऊंगा, लिखूंगा y इज इक्वल टू 9 इंटू 500 प्लस 5,000। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 9,500। इसमें कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? जिन लोगों से ये सवाल नहीं हुआ था, खास तौर पे उनसे सवाल है मेरा। डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी 3 लेवल दिए हुए उसने, 200, 300, 400। लेकिन मेरी कॉस्ट कब चेंज हो रही है? आफ्टर 250 यूनिट्स। तो उससे पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100% है, और बाद में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 90% है। अब दो एक्टिविटी लेवल उठाने हैं। तो इसमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या हो जाएगा? 400। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या हो जाएगा? 300। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या था मेरा? 400 था। 400 की कॉस्ट कितनी थी? 8,800। माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट 8,000, डिवाइडेड बाय 400 माइनस 300। तो ये आ जाएगा 8 पर यूनिट। इसी तरह फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, तो हम कहेंगे 8,000 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये आ जाएगा 5,600। और इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 8x प्लस 5,600। लेकिन ये किन यूनिट्स के लिए करामत होगी? ये करामत होगी उन यूनिट्स के लिए जो क्या है? अबव 250 यूनिट्स। क्योंकि हमने जो दोनों डाटा उठाए हैं वो 250 से ऊपर वाले उठाए हैं। तो मुझे कितने यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इसके अंदर? इसके अंदर भी 500 यूनिट्स की करनी है। तो इसके अंदर तो पहले ही मेरे पास इक्वेशन 250 अबव वाली है, तो मुझे इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा? 8 इंटू 500 प्लस 5,600। तो ये कितना आ जाएगा? 9,600। कोई मसला? एनी वन, एनी क्वेश्चन?
बस आइंदा से बच्चों, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, काइंडली होमवर्क साथ साथ किया करें, ठीक है? बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, ताकि ना आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई हो सके। अब जिन्होंने किया है उनको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई हो गई कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने पहले दिन कहा था कि गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गलतियां करोगे तो उस चीज़ें सीखोगे। इंक्रीज डिक्रीज का समझ नहीं आता। एंड अभी बेटा समझ आया? नहीं, देखिए, मैंने बेटा एक बात की थी। मैंने कहा था, मैंने एक बात की है कि आपने देखना है कि आपको जो अमाउंट गिवन है वो किस परसेंटेज पे है, ठीक है? हमने एक यूनिवर्सल फार्मूला बनाया था। अगर मैं ख्याल से मैं देखता हूँ मैंने कहाँ लिखा था। एक फार्मूला लिखा, ये वाला। आपने ये फार्मूला फॉलो करना है। मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। अगर मुझे परसेंटेज के थ्रू आगे पीछे जाना है, ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई हमने परसेंटेज के थ्रू हमने किस तरह चीज़ों को लेकर जाना। अब जैसे एक चीज़ थी, मैंने जो दो डाटा उठाए वो मैंने 350 से अबव वाले उठा लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे कि सवाल था, किधर गया, ये वाला। अब इसके अंदर जो दोनों डाटा थे वो कौन से वाले थे? ये डाटा 250 से अबव वाला था, ये डाटा भी 250 से अबव वाला था। और इसके थ्रू मैंने वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली? 8 पर यूनिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे इक्वेशन चाहिए थी बिलो 250 यूनिट्स की, क्योंकि 250 यूनिट से कम वाली इक्वेशन डिफरेंट होगी और 250 से अबव वाली डिफरेंट होगी। अब मुझे उससे पहले वाली चाहिए थी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन तो उसके लिए करामत थी। अब मैंने कहा नहीं भाई, उस अब चेंज किसके अंदर था सिर्फ? उसने कहा जी आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो आपकी 10% से डिक्रीज करी है। अब इसका मतलब है इस स्टेज पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 पर यूनिट। इन यूनिट्स के लिए जब 250 से अबव जाती है बात तो 8 पर यूनिट हो जाती है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका। क्योंकि इसके अंदर मैंने जो दोनों डाटा इस्तेमाल किए 250 के बाद वाले किए। इसका मतलब है कि ये जो 8 पर यूनिट है ये कितने परसेंट अमाउंट है? ये 90% अमाउंट है। और मुझे इससे पहले वाली चाहिए जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 100% है। अब मुझे इसको चेंज करना है। तो मैंने कहा था जो अमाउंट गिवन है, अमाउंट क्या गिवन है? 8। इसको इसी की परसेंटेज पे डिवाइड कर दो, जो कि है 90। और मुझे चाहिए पहले वाली जिसकी परसेंटेज क्या है? 100। तो मैं 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो करो जरा, 8 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आया आंसर? फटाफट बताएं। 8.8? नहीं, पूरा 8.8 आ रहा है। पूरा बता, 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है मुझे, अगर 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर है तो। काइंडली मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताएं। मेरी आवाज आ रही है? 8.88, वेरी गुड। क्योंकि 8.8 में और 8.88 में बड़ा फर्क है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब है कि मेरी इक्वेशन अगर 250 यूनिट से कम यूनिट्स मुझे फाइंड करने होते तो फिर मेरी इक्वेशन क्या होती? y इज इक्वल टू 8.88x प्लस, अब फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही ना, प्लस 5600। ये वो इक्वेशन है जो किसके लिए इस्तेमाल होती है? होती बिलो 250 यूनिट्स के लिए। यानी अगर 250 या 250 यूनिट से कम के लिए मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती तो फिर मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करता।
बात समझ आइए। तो परसेंटेज के थ्रू आगे पीछे कैसे होना है, उसकी कहानी ये है। बस ये रूल याद रखना है। और ये मैंने कहा, ये खाली रूल यहाँ पे नहीं आपके काम आएगा। अगर एफ आर अभी पढ़नी है तो एफ आर में भी काम आ सकता है। ये आपके टैक्स में भी काम आता है। ये आपका सी आर में भी काम आएगा, ये आपका बी आई ए में भी काम आएगा। जितनी न्यूमेरिकल चीज़ें वहाँ पे परसेंटेज के थ्रू अगर मुझे आगे पीछे जाना है तो ये हर जगह फॉर्मूला काम आता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गई बात। चलो, इसका मतलब है हमारा ये चैप्टर जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, नया चैप्टर जो है वो शुरू करना है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ठीक है, पहले मैं नोट्स आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप सब ओपन कर लें उसको। लें जी। हाँ, टेस्ट एक अच्छा सवाल है। मंडे को टेस्ट करते हैं, कल यानी कि कल टेस्ट का कुछ स्केड्यूल बनाते हैं। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, टेस्ट स्केड्यूल। ठीक है, चलो ट्यूसडे को कर लो, कोई मसला नहीं। ये फर्स्ट वीक है तो हाँ, कुछ क्लासेस हमारी मिस भी हुई हैं, तो चलो ट्यूसडे को कर लो इस दफ़ा। ट्यूसडे कर सकते हैं, ट्यूसडे से लेट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, नहीं जी, अब हम थोड़ी सी बातें करने लगे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से। अब थोड़ी बेसिक नॉलेज हमारे पास आ चुकी हुई है, तो अब हम प्रॉपरली इसको क्या करने लगे हैं, शुरू करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ डिपार्टमेंट्स की बातें करेंगे और थोड़ी चीज़ें और समझेंगे डिटेल में, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, कभी भी बिजनेस के अंदर हमने एक बंदे को सारी जिम्मेदारियां नहीं देनी। अगर हम एक ही बंदे को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने कोशिश क्या करनी है, एक अच्छी कंपनी क्या कोशिश करती है कि एक पर्सन के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद हो। ठीक है, तो हम एक बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उससे ज़्यादा उसको काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या किया, हम अभी सिर्फ मटेरियल के हवाले से बातें करने लगे हैं। अच्छा, बेसिकली मेनली तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, और एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमारा इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के अंदर मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेट किससे कर रहे हैं, 90% चीजें हम मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग के वाले से बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी, और सर्विस से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा बातें
नहीं होंगी। आप कह लो कि 90% बातें हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से करनी है। 8% कह लो शायद सर्विसेज से रिलेटेड करेंगे, और 2% शायद हम ट्रेडिंग से करेंगे, या शायद 2% भी ना हो रही हो। तुम्हारा मेन फोकस किसकी तरफ है? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, कि अगर हम चीजें खुद बनाते हैं और बनाकर आगे बेचते हैं तो उनमें क्या क्या काम होते हैं। तुम्हारा मेन फोकस होगा इसकी तरफ। तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँगा वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँगा। ठीक होगी ना बात? अच्छा, अब हमने कहा जी हमने एक कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी थी। हमारा मेन काम क्या था? हमारा मेन काम था प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट कौन बनाएगा? प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्ट बनाना। हमने कहा ठीक है, गुड हो गया। तो ये प्रोडक्ट बनाए, अच्छी चीज है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको जरूरत है रॉ मटेरियल की। इसको जरूरत किस चीज की है? रॉ मटेरियल की। ये रॉ मटेरियल किससे मांगेगा? क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या भेजेगा ये? मटेरियल रेक्विजिशन नोट। मटेरियल रेक्विजिशन नोट। अब ये मटेरियल रेक्विजिशन नोट किसको भेजा जाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट को। किसको? स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट कौन है? जो आपका रॉ मटेरियल संभाल कर रखता है। आप उससे कहोगे भाई मुझे इतने मटेरियल की जरूरत है, काइंडली मुझे इतना मटेरियल दे दिया जाए। अगर तो उसके पास उतना मटेरियल मौजूद होगा तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। अच्छा, जब उस स्टोर डिपार्टमेंट को लगेगा कि भाई मेरे पास मटेरियल की कमी होती जा रही है, तो उसने अपना एक लेवल सेट किया हुआ होता है कि अगर इतने यूनिट से कम मेरी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रह गई, रॉ मटेरियल मेरे पास इतना रह गया, तो फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे और रॉ मटेरियल की जरूरत है, ताकि मेरे पास कभी रॉ मटेरियल की कमी ना रहे। अब उसके लिए वो किससे रिक्वेस्ट करेगा? वो आगे एक और रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। वो आगे किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? वो आगे रिक्वेस्ट भेजेगा, अल्लाह भला करे, हमारे परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा? उसको भेजेगा परचेज रेक्विजिशन। क्या भेजेगा? परचेज रेक्विजिशन। जिसमें वो क्या कह रहा होगा? स्टोर डिपार्टमेंट, भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मुझे इतने यूनिट्स परचेज करके लाता है, क्योंकि परचेज करने की जिम्मेदारी किसी और की है, उसको संभालने की जिम्मेदारी किसी और की है, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसी और की है। बनाने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, संभालने की जिम्मेदारी स्टोर डिपार्टमेंट की, और परचेज करने की जिम्मेदारी परचेज डिपार्टमेंट की है। तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है, ठीक है। इस क्वालिटी, इस क्वांट उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी? क्वालिटी, क्वांटिटी, और कितने टाइम में आपको वो इन्वेंट्री चाहिए, वो तीनों चीजें मेंशन करेगा कि भाई इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने चीजें खरीद कर देनी है। आप अच्छी क्वालिटी मांगोगे तो अच्छी क्वालिटी वो खरीद के दे देगा, आप दरमियानी क्वालिटी मांगोगे वो दरमियानी क्वालिटी खरीद के दे देगा।
अगर आप घटिया क्वालिटी मांगोगे तो वो भी दे देगा। उसका काम है परचेज करना। जौन सी क्वालिटी जिस तादाद में आप मांगोगे और जितने टाइम में मांगोगे, वो उसका काम है कि आपको लाकर दे दे। तो उसके लिए आपने क्या दिया? परचेज रेक्विजिशन। स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को। अगर तो परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है और हम हर दफा उसी से चीजें खरीदते हैं, फिर तो कहानी खत्म है, फिर आसान हो जाती है कहानी। लेकिन लेकिन अगर आपने अभी सप्लायर चूज करना है, अभी आपने सप्लायर चूज नहीं किया, या अगर पहले से आप किसी सप्लायर से लेते थे और आप उससे ना खुश हैं, तो आप अपना सप्लायर चेंज करना चाहेंगे, तो सप्लायर चेंज करने के लिए आपको क्या देखने पड़ेंगे? डिफरेंट ऑप्शंस। अब ऑप्शंस कैसे देखी जाएंगी? परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? कोटेशन मांगेगा। क्या मांगेगा? कोटेशन मांगेगा। किससे? सप्लायर से। सप्लायर से कोटेशन मांगेगा कि भाई, और डिफरेंट सप्लायर्स से मांगेगा। एक सप्लायर से थोड़ी मांगे। जिस जिस आपके ऑप्शन, आपके रडार में जो जो चीजें आई हैं, आप हर सप्लायर से कहोगे भाई मुझे कोटेशन दो, कि अगर मैं आपसे इस क्वालिटी की, इस क्वांटिटी की, इतने टाइम में अगर आपसे मांगूं, ठीक है, तो आप किस प्राइस पे मुझे बेचेंगे? ठीक होगी कहानी। तो आपने ये बात कर ली, आपने कहा इस क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, प्राइस में अगर मैं आपसे चीज मांगू तो आप मुझे कितने की ये चीजें देंगे? जब आपके पास वो कोटेशन आ जाएगी, फिर उस कोटेशन की बेस पर आप अपना बेस्ट सप्लायर चूज करेंगे। इस कोटेशन की बेस पे आपने क्या करना है? चूज बेस्ट सप्लायर। बेस्ट सप्लायर। जब ये बेस्ट सप्लायर आपका चूज हो जाएगा, तो आप उसको क्या करोगे? एक परचेज ऑर्डर दे दोगे। क्या दे दोगे? फिर आपने उसको क्या देना है? परचेज ऑर्डर देना है। फिर इसको यहां से क्या जाएगा? परचेज ऑर्डर जाएगा। बेस्ट सप्लायर चूज करने के बाद आपने उसका क्या दे दिया? परचेज ऑर्डर, के भाई हमें ये चीज दे दो। सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर आपका परचेज ऑर्डर जब मिल जाएगा, तो वो आपका ऑर्डर तैयार करेगा, ऑर्डर रेडी करेगा। जैसे ही ऑर्डर रेडी होगा, तो वो आपको चीजें डिलीवर कर देगा। क्या कर देगा? चीजें डिलीवर करेगा। अब डिलीवर किसको करेगा? डिलीवरी जाएगी सीधी स्टोर डिपार्टमेंट के पास, और उसके साथ वो क्या भेजेगा? गुड्स डिलीवरी नोट। सप्लायर क्या भेजेगा? गुड्स डिलीवरी नोट, के भाई मैंने चीजें भेज दी। स्टोर फिर क्या करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट, देखो स्टोर डिपार्टमेंट ने तो ऑर्डर नहीं दिया था। ऑर्डर किसने दिया था? परचेज डिपार्टमेंट ने। लेकिन चीजें किस तक पहुंची? स्टोर डिपार्टमेंट तक पहुंची। ऑर्डर देने वाला परचेज डिपार्टमेंट, लेकिन चीजें किस तक पहुंची? स्टोर डिपार्टमेंट तक पहुंची। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो जो परचेज ऑर्डर था, परचेज ऑर्डर की कॉपियां बनी हुई होंगी। एक परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी किसके पास होगी? परचेज डिपार्टमेंट के अपने पास होगी। एक उसकी कॉपी किसको गई? सप्लायर को चली गई। एक उसकी कॉपी किसको जाएगी? स्टोर डिपार्टमेंट को। और एक उसकी कॉपी किसको जाएगी? अकाउंट डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट के पास इसलिए रहेगी कॉपी, ताकि वो कल को कह सके भाई ये मैंने ऑर्डर किया था। सप्लायर को गई क्योंकि उसको तो ऑर्डर देना था। स्टोर के पास गया कि हाँ भाई मैंने इस क्वालिटी की, इस क्वांटिटी की जो चीजें आपने मुझे कही थी, उसका ऑर्डर मैंने दे दिया।
और अकाउंट डिपार्टमेंट को कि भाई हमने ऑर्डर दिया हुआ है तो लिहाजा पैसे तैयार रखें, कभी भी हमें पैसे देने की जरूरत पड़ सकती है। जब वो आ जाएंगी चीजें तो जो भी उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं उसके मुताबिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। अब जब सप्लायर ने चीजें भेजी स्टोर डिपार्टमेंट को, तो उसने क्या करना है, मैच करना है किसको? स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या है? मैच करे। किन दो चीजों को? जो परचेज ऑर्डर है और गुड डिलीवरी नोट है, क्या हाँ भाई जिस क्वालिटी जिस क्वांटिटी की चीजें मैंने कही थी क्या वही आई हैं? तो स्टोर डिपार्टमेंट ने क्या करना है, मैच करना है परचेज ऑर्डर को, और परचेज ऑर्डर को मैच करेंगे गुड डिलीवरी नोट के साथ। अच्छा, मैं गुड्स डिलीवरी नोट को ना GDN लिख रहा हूं, ठीक है, गुड्स डिलीवरी नोट। अब जैसे ही दोनों चीजों को मैंने कंपेयर किया, मैंने ये देखना है वो चीजें आई, अगर तो वही चीजें आई हैं जो मैंने मंगवाई थी, तो मैं उन गुड्स को एक्सेप्ट करूंगा, और मैं वहां से स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक चीज भेजेगा वापस सप्लायर को, वो क्या है, गुड्स रिसीव नोट। क्या भेजेगा? गुड्स रिसीव नोट, जिसके अंदर वो ये बताएगा, एक्नॉलेज करेगा कि भाई जो चीजें आपने मुझे भेजी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैंने आपकी चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं। अब इस गुड रिसीव नोट यानी कि GRN, अगर मैं कहूं इसे, इसको GRN भी कहते हैं, इस GRN की कॉपीज कितनी बनेंगी? एक तो स्टोर के पास रहेगी, एक इसकी कॉपी सप्लायर को जाएगी, एक इसकी कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगी, ठीक है, और एक इसकी कॉपी किधर जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट के पास, कि हाँ भाई जो चीजें आपने मंगवाई थी वो हम तक पहुंच गई हैं। ठीक हो गई बात? नजब भाई वेरी लेट, वेरी लेट। इतने लेट नहीं आते होते, आधी क्लास गुजर गई हमारी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे दूसरी चीज बताइए, आपने होमवर्क किया था बेटा? डबल गड़बड़ है। ये काम खराब है बेटा, इस तरह नहीं, थोड़ा सा हमें सीरियस होने की जरूरत है, खास तौर पे इस पेपर में। मेहरबानी यार, आइंदा ये काम नहीं करना है ऐसे। अच्छा, तो हमने कहा ये चार कॉपीज जो हैं हमारी इधर चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, और फिर जब सप्लायर को जो है ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई चीज़ें उन तक पहुंच गई, फिर वो जाके क्या देता है, इनवॉइस देता है, जिस पे आप रिकॉर्डिंग करते हो। ये तो ITA में भी पढ़ा हुआ है कि जब इनवॉइस जनरेट होती है तो परचेज भी रिकॉर्ड होती है और सेल भी रिकॉर्ड होती है। बेचने वाला सेल रिकॉर्ड तब करता है जब वो इनवॉइस जनरेट करता है, और परचेज वाला तब परचेज रिकॉर्ड करता है जब उसको इनवॉइस रिसीव होती है, और फिर आगे पेमेंट्स का प्रोसीजर चलता है। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर किसी किस्म का कोई मसला किसी को, ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने बताया, एनी वन, एनी प्रॉब्लम? कौन सा बेटा? कौन सा आप कह रहे हैं, लास्ट वाला? बेसिकली हमने कहा, ये गुड रिसीव नोट की बात हो रही है। हाँ, हमने कहा कि भाई जब सप्लायर के पास गुड रिसीव नोट पहुंच जाता है कि हाँ भाई उन्होंने चीज़ें मेरी एक्सेप्ट कर ली हैं, तो देन सप्लायर इनवॉइस इशू करता है। इनवॉइस वैसे इशू करना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो ITA में था, ये वैसे ही जनरल बता रहा था मैं, ठीक है। कि उसके बाद इनवॉइस जनरेट होती है आफ्टर, जब गुड रिसीव नोट सप्लायर को पहुंच जाता है, और जब इनवॉइस जनरेट होती है तो फिर उसको एज अ परचेज हम रिकॉर्ड करते हैं।
इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में हम तब परचेज रिकॉर्ड करते हैं जब इनवॉइस हमें मिलती है, और इनवॉइस कब मिलती है, जब गुड रिसीव नोट सप्लायर को मिल जाता है, तो उसके बाद वो इनवॉइस जनरेट करता है और हमें भेज देता है, और फिर जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके मुताबिक हम उसको पेमेंट कर देते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा। अच्छा, इसमें अब आपने ये काम करना है, पेज नंबर 1 पूरा रीड कर लें। पेज नंबर 1 रीड कर लें, 2 मिनट लगाएं, और अगर कुछ पूछने वाला है तो पूछ लें। गुड डिलीवरी नोट की एक तो उसके अपने पास होने चाहिए। ठीक है। नहीं, गुड्स डिलीवरी नोट तो भाई बेटा वो भेजा है सप्लायर ने, वो सप्लायर सीधा सीधा भेजता है और जो रिसीव करता है उसके पास ही आती है। वो बस मैच करता है स्टोर डिपार्टमेंट, और स्टोर डिपार्टमेंट मैच करके गुड रिसीव नोट भेजता है। गुड डिलीवरी नोट हमारा इंटरनल नहीं है डॉक्यूमेंट, वो सप्लायर का डॉक्यूमेंट है। हम इंटरनल जो होते हैं उसकी कॉपीज इधर उधर देते हैं। पेज नंबर 1 पूरा रीड कर लें बेटा सारे। जी, जब सप्लायर को गुड रिसीव नोट मिलेगा तब वो इनवॉइस जो है इशू करेगा। हाँ जी बेटा, सबने पढ़ लिया। किसी ने कुछ पूछना है? रिक्वेजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट। चलिए, दो नई चीजें हमने पढ़ी जब हमने ये पॉइंट सारे पढ़े। इसमें था एक मटेरियल रिटर्न नोट और एक था मटेरियल ट्रांसफर नोट। ये दो चीजें हमने थोड़ी सी नई पढ़ी इसके अंदर। ठीक है, इसका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया था। एक था मटेरियल रिटर्न नोट और एक मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल रिटर्न नोट कब होता है? जब आप जो है स्टोर डिपार्टमेंट जो होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल भेजता है, तो कई सारे मटेरियल खराब निकल आते हैं। ठीक है। जब मटेरियल खराब निकलेगा या मटेरियल में कोई मसला निकलेगा, तो फिर क्या करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? वो चीज़ वापस कर देगा किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन सॉरी, स्टोर्स डिपार्टमेंट को, स्टोर डिपार्टमेंट को वापस कर देगा कि भाई ये चीज़ तुम्हारी ठीक नहीं है, तो लिहाजा ये चीज़ आप अपनी वापस ले जाएं। ठीक है।
और हमें इसकी जगह कोई और मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दें। ठीक है। और मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है? जब आपका एक जो है वो प्रोडक्ट कई प्रोसेस से होके गुजरे, एक सिंगल प्रोसेस से चीजें ना बन रही हो बल्कि डिफरेंट प्रोसेस से चीजें कंप्लीट होकर तैयार हो रही हों। तो अगर डिफरेंट प्रोसेस से चीजें बन के तैयार हो रही हैं तो फिर क्या होता है? जब पहले वाले का काम कंप्लीट होता है तो वो फिर वो चीजें आगे ट्रांसफर करता है दूसरे डिपार्टमेंट को। तो जब वो दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो वो क्या भेजता है? मटेरियल ट्रांसफर नोट के भाई मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अगला काम तुम्हारी जिम्मेदारी, तो यहां से आगे आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो तब मटेरियल ट्रांसफर नोट का जिक्र आता है और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चीज ट्रांसफर हो जाती है। ठीक होगी बात? अच्छा, ये अब हमने सिस्टम बनाया क्यों पूरा? कि ऑर्डर करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर इशू करेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई फ्रॉड या एरर ना हो। ठीक है। जब हमने पहले बात की, हम अगर एक से ज्यादा जिम्मेदारियां एक ही बंदे को दे दें तो फिर वो फ्रॉड के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब हम जिम्मेदारियां बांट देते हैं तो फिर फ्रॉड के चांसेस हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम इनकी एंट्रीज कैसे करेंगे, अब थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। मटेरियल रिटर्न नोट जो होता है, बिल्कुल, वो परचेज डिपार्टमेंट भेजेगा। नहीं, परचेज डिपार्टमेंट क्यों भेजेगा? नहीं 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 है, ये क्या हुआ? बेटा, मटेरियल रिटर्न नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजता है, क्योंकि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल भेजा था ना कि हाँ भाई चीज़ें जो हैं बनाओ। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जब वो चीज़ पहुंची तो वो चीज़ खराब निकली। अब वो खराब रॉ मटेरियल को तो नहीं वो प्रोसेस कर सकता, तो वो चीज़ें वापस करेगा। जो मटेरियल उसको लेकर आया था स्टोर से, वो स्टोर वाले को वापस करेगा। तो ये बेसिकली कौन भेजता है? हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजता है एमआरएन। किसको? आपके स्टोर डिपार्टमेंट को। क्लियर होगी बात? अच्छा। अब हम जरा बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की मटेरियल के। अब जितने भी हमने मटेरियल रिकॉर्ड करना है वो सारा कहाँ करना है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में। जितनी भी मूवमेंट होगी वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड होगी। और मटेरियल जब भी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डेबिट होगा, और जब भी मटेरियल कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि मटेरियल एक इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री हमारा क्या होता है? एसेट है। ठीक है। या कई जगह उसको एज अ एक्सपेंस भी ट्रीट किया जाता है। तो चाहे एक्सपेंस के तौर पे उसे ट्रीट कर लो, चाहे उसे हम एसेट के तौर पे ट्रीट कर लें, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। चाहे एक्सपेंस है चाहे एसेट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जब भी मैं मटेरियल परचेज करके आऊंगा तो मैं एक रिकॉर्ड करूंगा, क्या डबल एंट्री पास करूंगा? वो क्या है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। जब भी हम मटेरियल खरीदेंगे तो मटेरियल की ये एंट्री हम पास करेंगे। ठीक होगी बात? लेकिन बाद में वो मटेरियल किस हिसाब से इस्तेमाल होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। अब मटेरियल दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। या तो वो एज अ डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है या वो एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर तो वो डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज हो तब क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज हो तो क्या कहानी आएगी? दोनों के बारे में बात करेंगे।
अगर तो वो यूज हुआ एज अ डायरेक्ट मटेरियल, तब क्या स्टोरी है? और अगर यूज हुआ एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल, तो क्या स्टोरी है? उस पर बात करेंगे। अगर तो डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे चला, तो फिर मटेरियल कहाँ ट्रांसफर होगा? वर्क इन प्रोग्रेस में। क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करेंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अब मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्शन में जाएगा तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो जो मेरी प्रोसेसिंग स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा हो, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। ओके हो गई बात? तो हमने कहा वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मटेरियल कम हो गया और वो किधर चला गया? वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया। अच्छा, अब जब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो फिर आगे एक और एंट्री पास करेंगे हम। वो क्या एंट्री पास होगी? अच्छा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिनिश्ड गुड्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस खत्म हो गया उसका और वो कंप्लीट हो गया। तो फिर फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गई कहानी। ओके। फिर उसके बाद जब वो फिनिश गुड्स रेडी हो जाएंगे, तो वो फिनिश गुड्स का मकसद क्या था? ताकि सेल हो। तो जिस दिन वो सेल होंगे उस दिन हम क्या एंट्री पास करेंगे? सेल होते वक्त। जिस दिन वो सेल होगा उस दिन हमने क्या एंट्री पास करनी है? एक मिनट। उस दिन हमने क्या एंट्री पास करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं इसको। यानी कि उसकी कॉस्ट जो मैंने गुड्स बेचे, जो गुड्स मेरी सेल हो गई, उनका खर्चा क्या था? जो बनाया उसका खर्चा नहीं हम पूछ रहे, हम किसका खर्चा पूछ रहे हैं? जो चीजें मैंने बेची उनका खर्चा क्या था? द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड, क्योंकि फिनिश गुड्स में से उतना हिस्सा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रांसफर करेंगे जितना हिस्सा बिक जाएगा। ठीक होगी बात? हम्म। तो ये एक पूरी चेन चलती है अगर वो डायरेक्ट मटेरियल है तो। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है फिर क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और मटेरियल कम हो जाएगा, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक होगी बात? फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहाँ ट्रांसफर होगा? क्योंकि ये भी तो प्रोसेस में चले गए ना, तो ये भी प्रोसेसिंग कॉस्ट में एट दी एंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे हम? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करेंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ओ सॉरी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कह दिया मैंने, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट करें, क्योंकि अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं ये भी वर्क इन प्रोग्रेस का
हिस्सा बन जाएंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा। फिर जब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिनिश गुड्स डेबिट होंगे और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा। और जब बिक जाएगा तो फिर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। ठीक है। और फिनिश गुड्स क्रेडिट। इसका मतलब सिर्फ एक स्टेप है जो बीच में ऐड हो रहा है, वो कौन सा है? इनडायरेक्ट मटेरियल में, कि पहले वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला? इसमें मुझे बता दें, एनी वन एनी प्रॉब्लम इस पूरे प्रोसीजर में? ठीक है। बिल्कुल। सेल करने पे जो मेरी जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आमतौर पे सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही होती है, कि जो चीज़ें मैंने बेची है उनके ऊपर टोटल खर्चा क्या आया था, जो चीज़ें बेची सिर्फ उतना हिस्सा। इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? क्या कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। जी बेटा, क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड है ना चीज़ें, तो जितना मटेरियल आएगा जितना जाएगा वो सारा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में ही हम लिखेंगे। ठीक है। हाँ, तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? हटा दूं स्क्रीन? चलो। अब आपने क्या करना है? यहां तक सारा रीड कर लें, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक सारा रीड आउट कर लो। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं।
हाँ जी, रीड कर लिया सबने। बल्कि आगे नया ही कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट कल बढ़ लेते हैं बल्कि। आगे वो है परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम है, तो कल उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है। आज इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर भाई अगले लेक्चर में कल मुलाकात होगी। और जो टेस्ट का स्केड्यूल होगा मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, 1 मिनट। चलिए, बाकी इंशाल्लाह भाई फिर अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।